वेलकम टू लिव इन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक असाइनमेंट जिसका टॉपिक है छायावाद की प्रवृत्तियाँ। यानी जो छायावाद पीरियड रहा था उसकी जो विशेषताएं हैं उन्हें हम लोग इसमें जानेंगे। तो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, छायावाद की प्रवृत्तियाँ। तो जो छायावाद का टाइम पीरियड था वो था 1918 से 1936, यानी कि सन 1918 से 1936 तक माना जाता है। यह आधुनिक हिंदी कविता का तृतीय उत्थान काल है। ठीक है, जो तीसरा उत्थान काल आधुनिक कविता का है उसे ही छायावाद कहते हैं। इसके जो कवि थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जो है माने जाते हैं। और जो छायावाद का नामकरण जिन्होंने किया था उनका नाम था मुकुटधर पांडे। तो इस जो छायावाद का नामकरण का जो श्रेय है मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा एग्ज़ाम पर्पज से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो छायावाद की जो कुछ प्रवृत्तियां हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली जो छायावाद की प्रवृत्ति है वो थी व्यक्तिवाद की प्रधानता की। जो छायावाद का काव्य था उसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता देखी गई थी। तो छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। शायद आधुनिक युग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवाद का जन्म हुआ, जो कि वास्तविकता में हम लोग देख सकते हैं। छायावादी काव्य में किसी जाति महाजाति के सुख दुख की नहीं अपितु साधारण व्यक्ति के सुख दुख की बात की गई है। कवि अपनी कविता की विषय वस्तु की खोज बाहर नहीं अपितु अपने अंदर करने को कहता है। इसलिए छायावादी काव्य में कहीं कहीं अहम की भावना आती है, परंतु यह अहम भाव असामाजिक नहीं है, क्योंकि जो अपने अंदर की भावना जो किसे कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये जो भावना इस काव्य में आती है, लेकिन ये ऐसी भावना नहीं है कि जो असामाजिक दिखे। ठीक है, इसमें सर्व मिला हुआ है, इसमें यानी कि ये अहम मतलब सबके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इस कविता में कवि का रोना या हंसना या उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपितु प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति का रोना या हंसना है। यानी कि जब भी कोई कवि ये अपनी किसी कविता के माध्यम से कुछ भी बता रहा है, अपने संघर्षों को बता रहा है, तो वो केवल अपने संघर्षों को नहीं बता रहा है, वो अपने जैसे कई लोगों के संघर्षों को अपनी कविता के माध्यम से दिखाना चाहता है। यहाँ पे दो पंक्तियां हमें देखने को मिल रही। यह था, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा सब दुखी निज भाई। यानी कि मैंने मैं शैली अपनाई, लेकिन जो मैंने दुख है वो सबका देखा है। आगे देखते हैं। आपको छायावाद में मानवतावाद भी देखने को मिलेगा, जो इसका दूसरा पॉइंट है। तो मानवतावाद पे क्या है? छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष मानवतावाद है। वह युग वास्तव में विश्व युद्ध और मानवतावाद का युग था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे। प्रसाद की कामायनी और निराला की तुलसीदास रचनाएं मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं अपितु मानवतावादी है। यही कारण है कि छायावादी काव्य में मानव प्रेम, उदारता, करुणा और विश्वबंधु की भावना आदि के दर्शन होते हैं। पंत जी मानव प्रेम के विषय में कहते हैं। तो पंत जी ने जो कुछ कहा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, तो वो क्या कहा है उन्होंने? सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की कि मानव से सुंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ही सुंदर दिखेंगी, लेकिन जो मानव का क्रिएशन है, यानी कि मानवतावाद जिसे हम लोग कहते हैं कि मानव का होना या मानव से रिलेटेड सारी चीज़ें वो मानवतावाद में आती हैं, तो वो सबसे एक सुंदर कृति है ईश्वर की। ठीक है, अब अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। तो आपको छायावाद में ये बहुत देखने को मिलेगा कि छायावाद की जो कविताएं वहाँ पे प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इनके काव्य में प्रकृति का आलम्बनगत व उद्दीपनगत, यानी कि जो प्रकृति के दो रूप होते हैं, एक आलम्बन और उद्दीपन, दोनों रूपों में इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है। सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण नारी के रूप में किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से सुंदर व सात्विक चित्र खींचे हैं, परंतु कहीं कहीं इन प्रकृति चित्रण में अश्लीलता के भी दर्शन होते हैं। निराला की कविता जूही की कली को कुछ लोग भले ही प्रकृति चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण माने, लेकिन वास्तव में इस कविता में पुरुष नारी के संगम का चित्रण है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जूही की कली, उसमें प्रकृति चित्रण तो कहा जाता है कि इसमें प्रकृति का चित्रण, लेकिन इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिन्हें
आप आम भाषा में अश्लीलता से ओत-पोत कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मानव और स्त्री के संगम का जो है चित्रण किया गया है। वो क्या कुछ पंक्तियाँ देखते हैं। सरकाती पट खिसकाती लट शर्माती झट वह निमित दृष्टि से देख उरोजों से युक्त घट। ये निराला की पंक्तियाँ हैं, जिसमें हमें अश्लीलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पुरुष और नारी के संगम का चित्रण किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट है रहस्यवाद। ठीक है, तो रहस्यवाद हमें जो छायावादी युग में रहस्यवाद हमें बिल्कुल देखने को मिला, आप सभी जानते होंगे। तो रहस्यवाद भी एक प्रमुख कह सकते हैं इसका विशेषता है। तो रहस्यवाद में क्या देखने को मिलता है? छायावादी कवि को अज्ञात सत्ता के प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। वह प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में इसी सत्ता के दर्शन करता है। उसका इस अनंत के प्रति प्रमुख से विस्मय तथा जिज्ञासा का भाव है, लेकिन उसका रहस्य जिज्ञासा मूलक है। निराला तत्व ज्ञान के कारण तो पंत प्रकृति सौंदर्य से रहस्योन्मुख हुए। प्रेम और वेदना ने महादेवी को रहस्योन्मुख किया, तो प्रसाद ने उस परम सत्ता को अपने बाहर देखा। छायावादी कवियों की कुछ रहस्य अनुभूतियाँ के उदाहरण देखिए। तो छायावादी कवियों ने कुछ जो अपनी रहस्य अनुभूतियों की कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं या कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें से हम कुछ को देख रहे हैं उदाहरण के तौर पे। वो कौन कौन सी हैं? पंत की क्या पंक्ति है? प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तुमने कैसे पहचाना, तो पंत की है। निराला की क्या है? किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम सजी मंडलाकर। ये निराला की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब प्रसाद ने क्या कहा? प्रसाद की कुछ पंक्तियां देखते हैं। तो तृण विरुद्ध लहलहे हो किसके रस से सिंचे हुए, ये प्रसाद की एक पंक्ति है। अब महादेवी की देखें तो तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला यहाँ पे हमें पॉइंट देखने को मिलता है, अगली इसकी विशेषता देखने को मिलती है, वो है तत्व चिंतन। छायावादी कविता में अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, आनंदवाद आदि के अंतर्गत दार्शनिक चिंतन भी मिलता है। प्रसाद का मूल दर्शन आनंदवाद आदि के अंतर्गत है, तो महादेवी ने अद्वैत, सांख्य एवं योग दर्शन का विवेचन अपने ढंग से किया है। तो ये हमें छायावाद में तत्व चिंतन भी देखने को मिलता है। अगली विशेषता देखें तो वेदना और करुणा की विवृत्ति। छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति करुणा और निराशा के रूप में हुई है। हर्ष, शोक, हास, रुदन, जन्म, मरण, विरह, मिलन आदि से उत्पन्न विषमताओं से घिरे हुए मानव जीवन को देखकर कवि हृदय में वेदना और करुणा उमड़ पड़ती है। जीवन में मानव मन की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की असफलता पर कवि हृदय क्रंदन करने लगता है। छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी होता है, किंतु सौंदर्य की क्षणभंगुरता को देख उसका हृदय आकुल हो उठता है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं, विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेयसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की रहस्यमयता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। प्रसाद ने आंसू में वेदना को साकार रूप दिया है। महादेवी ने तो पीड़ा में ही अपने प्रिय को ढूंढती हैं। तो महादेवी की जो पंक्ति है, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। और जो पंत जी कहते हैं चिरपूर्ण नहीं कुछ जीवन में अस्थिर है रूप जगत मद। अब अगली विशेषता देखते हैं, आदर्शवाद। छायावाद में आंतरिकता की प्रवृत्ति की प्रधानता है। उसमें चीजों के बाह्य स्थूल रूप चित्रण की प्रवृत्ति नहीं है। अपनी इस अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उनका दृष्टिकोण काव्य में भाव जगत और शैली आदर्शवादी रहा। उसे स्थूलता के चित्रण की बजाय अपनी अनुभूतियों अधिक यथार्थ लगती हैं। यही कारण है कि उसका काव्य संबंधी दृष्टिकोण कल्पनात्मक रहा और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता बनी रही। अब छायावादी कवि के लिए प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक दिशा का मार्ग उन्मुक्त था। छायावादी कवि के लिए कोई भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त थी। इसी स्वच्छतावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्य में सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, नैतिक सुख दुख, अतीत प्रेम, कलावाद, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं।
उसे पुरानी पिटी पिटाई राहों पर चलना अभिप्रेत नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं कि छायावाद व्यक्ति रूप से स्वातंत्र का युग रहा है। तो ये भी एक छायावाद की एक प्रवृत्ति रही है, विशेषता रही है। अगली प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है छायावाद की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां रही हैं, तो आप प्रकृति चित्रण बता सकते हैं, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण बता सकते हैं, मानवतावाद बता सकते हैं, रहस्यवाद बता सकते हैं। ये चार तो याद ही रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, नारी के प्रति छायावाद में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण अपनाया है। यहाँ नारी वासना की पूर्ति का साधन नहीं है, यहाँ तो वह प्रेयसी, जीवन सहचरी, माँ आदि विविध रूपों में उतरी है। उसका मुख्य रूप प्रेयसी ही रहा है। यह प्रेयसी पार्थिव जगत की स्थूल नारी नहीं, वरन कल्पना लोक की सुकुमारी देवी है। नारी के संबंध में प्रसाद जी क्या कहते हैं, तो वो ये जो प्रसाद जी की पंक्तियां हैं जिन्हें मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाता है आपका टॉपिक क्या है, तो आप बताएंगे अगर छायावाद की प्रवृत्तियाँ हैं तो उसमें अगर आप बताएंगे कि जो उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ रहीं उसमें से नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण रहा, तो उसमें आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसमें प्रसाद जी की कुछ पंक्तियाँ हैं, या तो आपको पंक्तियाँ बोल देंगे, आपसे पूछेंगे कि किसकी पंक्तियाँ हैं, तो आपको बताना होगा ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। वरना कहेंगे जो उस वक्त नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण में जो सबसे फिट बैठती हैं पंक्तियाँ, तो वो कौन सी हैं, तो वो इनकी एक पोएम थी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये अगर आप एग्जाम में इसको हाईलाइट करके लिख के आएंगे तो आपको नंबर भी अच्छे खासे मिलेंगे। छायावादी कवि ने युग युग से अपेक्षित नारी को सदियों की करा से मुक्त करने का स्वर अलापा। छायावादी कवि कह उठता है, मुक्त करो नारी को, युग युग की कारा से बंधनी नारी को। इसकी अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है प्रतीकात्मकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे छायावाद में प्रतीकों का बहुत यूज किया गया है। तो प्रतीकात्मकता छायावादियों के काव्य की कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति पर सर्वत्र मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है और उसका संवेदनात्मक रूप में चित्रण किया गया है। इससे यह स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व से विहीन हो गई है और उसमें प्रतीकात्मकता का व्यवहार किया गया है। फूल सुख के अर्थ में, शूल दुख के अर्थ में, उषा प्रफुल्लता के अर्थ में, संध्या उदासी के अर्थ में, झंसा झिकोर गर्जन मानवीय द्वंद्व के अर्थ में, नीरद माला नाना भावनाओं के अर्थ में प्रयुक्त हुए। दार्शनिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना एवं प्रेम की सूक्ष्म अति सूक्ष्म दशाओं को अंकन में भी इस प्रतीकात्मकता को देखा जा सकता है। अगली विशेषता क्या रही है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या इसमें। अन्य अनुपम विशेषताओं के अतिरिक्त केवल चित्रात्मक भाषा के कारण हिंदी में छायावादी काव्य को स्वतंत्र काव्य धारा माना जा सकता है। कविता के लिए चित्रात्मक भाषा की अपेक्षा की जाती है और इसी गुण के कारण उसमें बिंब ग्रहित आ जाती है। छायावादी कवि इस कला में परम विद्ध हैं। प्रसाद जी की निम्नलिखित पंक्तियों में भाषा की चित्रात्मकता की छटा देखते ही बनती है। तो प्रसाद जी की क्या पंक्तियाँ हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। ये प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नारी तुम केवल श्रद्धा हो वो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगली जो इसकी छायावाद की विशेषता है या प्रवृत्ति है वो क्या है, गीयता। गीयता मतलब कि आप जो भी पंक्तियाँ लिखते हैं वो क्या आप गा के सुना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आधुनिक समय में देखेंगे तो कुमार विश्वास जितनी भी अपनी कविता लिखते हैं, जितनी भी पंक्तियाँ लिखते हैं, वो एक गाने की तरह आप गा सकते हैं। उसमें जो है संगीत आप बना सकते हैं, तो वही चीज़ होती है गीयता। तो छायावादी जो कवि थे, जो भी लिखते थे, उसमें गीयता देखने को मिलती है। तो छायावादी कवि केवल साहित्यिक ही नहीं वरन संगीत का भी कुशल ज्ञाता था। छायावाद का काव्य छंद एवं संगीत दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का है। इसमें प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ नवीन छंदों का भी निर्माण किया गया है। इसमें मुक्तक छंद और अंतुकांत कविताएं भी लिखी गईं। छायावादी कवि प्रणय, यौवन और सौंदर्य का कवि है। गीत शैली और उसके ग्रहित विषय के लिए उपयुक्त थी। गीत काव्य के सभी गुण, संक्षिप्तता, तीव्रता, आत्माभिव्यंजना, भाषा की मृषणता आदि उपलब्ध होते हैं।
गीति काव्य के लिए सौंदर्य वृत्ति और सहानुभूति के गुणों का होना आवश्यक है। सौभाग्य से सारी बातें छायावादी काव्यों में मिलती हैं। अब अगली इसकी क्या विशेषता रही है? जो छायावाद का जो काव्य था वो अलंकार विधान रहा है। तो छायावाद की जो भी इतनी कविताएं उसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार देखने को मिल जाएंगे भिन्न भिन्न पंक्तियों में। अलंकार योजना में प्राचीन अलंकारों के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य के दो नवीन अलंकार मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य का भी अच्छा उपयोग किया गया है। प्राकृतिक घटनाओं का प्रातः, संध्या, जनसा, बादल और प्राकृतिक चीजें जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि जहां पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है वहां मानवीकरण है। छायावादी कवियों ने अमूर्त को मूर्त और मूर्त को अमूर्त में चित्रित करने के लिए अनेक नवीन उपमानों की उद्भावना की है, जैसे कि किरण सी नाच रही है तथा बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक, उल्लेख, संदेह, विरोधाभास, उपकातिशक्ति तथा व्यतिरेक आदि अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा असाइनमेंट छायावाद की प्रवृत्तियों पे। मेरे पास इसकी PDF कॉपी थी तो मैंने इसका वीडियो बना दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा छायावाद की प्रवृत्तियों पे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप इन तरह की PDFs को फ्री में एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि ये सारी PDFs हम लोग फ्री में आपको अवेलेबल करवाते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे चैनल के नाम पे कोई भी आपसे पैसा मांगता है इन PDFs के लिए जो आपको इस चैनल पे मिल रही हैं, तो आप प्लीज़ उसको पैसे मत दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी PDFs फ्री में अवेलेबल है। और कोई भी कंटेंट अगर आपको नहीं मिलता है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उसको सर्च करेंगे, जो उस पर उसका टॉपिक होगा वो आपको कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादातर कंटेंट जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं उसका कंटेंट में शेयर किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब लिवेंथ।